हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और जनवरी की करंट अफेयर हमने क्या किया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग फेब का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि विद इन 6 डेज 6 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। अभी जो हम करंट अफेयर देख रहे हैं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस मंथ के, उनको हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली 4 स्टार 5 स्टार टाइप के जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं पीवाईक्यू से रिलेट कर रहा हूं, उससे संबंधित जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हैं वो भी पैरेलल आपको कराते चल रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। एक बार स्टार्ट करने के पहले मैं अपनी करंट अफेयर की नोट्स को दिखाता हूं, जिस नोट्स को मैं प्रिपेयर करता हूं आपको पढ़ाने के पहले। तो चलिए पहले करंट अफेयर के नोट्स देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपकी बहुत फरवरी 2024 की करंट अफेयर दिख रही होगी। आप देखोगे सेम यही टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे। जैसे रामसर साइड से जितनी चीजें आप देखोगे, एक एक चीज वैल्यू एडिशन करके छोटी छोटी जो चीज आपको दिख रही है ना, वो एक एक लाइन है, वो समझाना है मुझे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। आप सोचो इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे सब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरी नोट्स है तो मुझे सब समझ में आ रहा है। 1.5 घंटे में सारी चीजें मुझे कंप्लीट करना है और आपको विशुद्ध पीपीटी के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर लेके समझा दूंगा। विश्वास रखना मेरे पे। देखो करंट अफेयर पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती कि करंट अफेयर के टॉपिक को पीवाईक्यू से या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से जाके रिलेट कर पाना और करंट प्लस ट्रेडिशनल दोनों को पैरेलल लेके चल पाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ कि जो भी दोस्त पहली बार इस क्लास से देख रहे होंगे, प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अभी करंट अफेयर देखोगे कि मैं लगातार पिछले 4 साल से यूपी पीसीएस के लिए पढ़ाता रहा हूं, यूपीआरओ के लिए पढ़ाता रहा हूं। तो प्रीलिम्स के पहले आई दृष्टि आती है, वो मैगजीन मैं कराता हूं। ठीक है, लाखों लोग के करीब में वो मैगजीन देखते हैं, तो इंतजार रहेगा उस मैगजीन का और क्लास का। बस तब तक एक रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं सीधा करंट अफेयर। तो चलिए शुरू। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पेज रख लिया हूं, कभी कभी समझाने में थोड़ा ज्यादा पेज के काम पड़ते तो ऐड कर लूंगा मैं पेज को। ठीक है, अब देखो वैसे तो बहुत ज्यादा डिजाइन हो गया थोड़ा रामसर साइड या रामसर अस्तर के बारे में। देखो रामसर अस्तर न्यूज में क्यों आए हैं, न्यूज में आने के पीछे का रीजन है, अभी हाल ही में क्या किया गया है, 5 नए रामसर स्थल को फेब में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। तो फरवरी महीने में क्या है, भारत में जो रामसर अस्तर है उसमें 5+5 और स्थल क्या हो गए, ऐड हो गए। जो 5 स्थल ऐड हुए हैं वो 2 राज्यों से संबंधित हैं। एक आपका है कर्नाटका और एक आपका तमिलनाडु। 3 जो स्थल हैं, ठीक है, वो आपके हैं कर्नाटका से और 2 प्लेसेस ऐसे हैं जो आपके हैं तमिलनाडु के। तो यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे कि वो है कौन। ओके, नाम बस हिंदी में लिख रहा हूं, आगे कंटेंट सब बाइलिंगुअल है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलता भी चलूंगा, उसमें भी कहीं आपको दिक्कत नहीं लगी। देखो कर्नाटक की क्या है, अंक समुद्र, ठीक है, पक्षी संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण के अंदर कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो बर्ड कंजर्वेशन जो रिजर्व है अंक समुद्र, वो है अंक समुद्र। अब पूरा लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, बस ऐसे लिख देता हूं, बर्ड कंजर्वेशन, ठीक है, रिजर्व, ठीक है, पक्षी संरक्षण रिजर्व। इसके साथ दूसरा क्या है, दूसरा आपका है अघनशिनी, नाम याद कर लेना, यही इंग्लिश में भी होगा अघनशिनी। बाकी सारे कंटेंट इंग्लिश में है, आप परेशान मत होना कोई लोग। ठीक है, अघनशिनी एस्चुरी, अघनशिनी एस्चुरी, ठीक है, इंग्लिश में भी एस्चुरी होगा। और तीसरी आपकी है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तीसरा आपका है मगदी केरे। ठीक है, आपका हो गया संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व देते हैं ऐसे। ओके, तो ये होगा आपकी कर्नाटका का। तमिलनाडु वाला जो है आपको, उसका नाम है कराई वेट्टी, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी और लॉन्ग वुड सोला रिजर्व। तो यहां पे आपका हो गया कराई वेट्टी, ठीक है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी और दूसरा आपका हो गया लॉन्ग वुड, ओके, लॉन्ग वुड सोला रिजर्व। ओके, रिजर्व छोड़ देता हूं। तो ये एक तो क्या है, करेंट में जो अपडेट हुए हैं वो नाम आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, फरवरी माह में ही हमको पता है कि हम लोग 2 फेब को क्या मनाते हैं, 2 फेब को हमको पता है कि भैया, अच्छा चलो 2 फेब लिखने से पहले मैं आपको रामसर कन्वेंशन हेडिंग डालता हूं। ठीक है,
अब देखो, आप चाहो तो एक बार रामसर कन्वेंशन पढ़ भी सकते हो डिटेल में, लेकिन मैं जितना इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन है उतना समझा दे रहा हूं, रामसर सम्मेलन को समझा देता हूं। ओके, अब रामसर कन्वेंशन देखो, रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है, ठीक है। यहां पर 2 फेब 1971 को एक क्या होता है, एक कन्वेंशन होता है, एक सम्मेलन होता है, किसके ऊपर, तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, ठीक है, जो आर्द्र भूमियां हैं उसके संरक्षण के ऊपर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के ऊपर क्या है, ये कन्वेंशन होता है। पीटी में ये सेम क्वेश्चन पूछ क्या है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो रामसर कन्वेंशन का संबंध आपके है वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, या वेटलैंड से आर्द्र भूमियों से इसका संबंध है। अच्छा, जब ये टोटल 5 वेटलैंड्स जोड़े गए तो इंडिया में अब टोटल पहले 75 वेटलैंड मौजूद थे, अब ये 5 ऐड होने की वजह से अब टोटल वेटलैंड इंडिया में कितने हो गए, तो कुल 80 रामसर स्थल भारत में मौजूद हो गए। ओके, अब आप कह सकते हो कि सर सर्वाधिक वेटलैंड किस स्टेट में मौजूद है, तो अगर आप सर्वाधिक देखना चाहते हो किस स्टेट में मौजूद है, तो देखो तमिलनाडु में सर्वाधिक है। ओके, यहां पर लिखता हूं तमिलनाडु में सर्वाधिक वेटलैंड है 16, और इसके बाद से आपके यूपी की बारी आती है। यूपी में कुल 10 वेटलैंड आपके मौजूद है, ठीक है, कुल 10 वेटलैंड। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो सर्वाधिक वेटलैंड आपके वर्ल्ड लेवल पे यूके में है, यूके के बाद से आपकी मैक्सिको में है, मैक्सिको के बाद से आपका तीसरा आपके चाइना में हो गया। ओके, तो वर्ल्ड लेवल पे ये है, फर्स्ट रैंक पे यूके है, सेकंड पे मैक्सिको है, और थर्ड पे आपकी चाइना है। आपको मैक्स पेपर में आएगा तो आपके यूके के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं तो 2 फेब को हम लोग क्या किया कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड बनाते हैं। इसी अवसर पे हम क्या करते हैं, जो ये 2 फेब का दिन है, जो 2 तारीख का ये दिन है, इस दिन को हम लोग मनाते हैं किस रूप में मनाते हैं, तो 2 फेब वाला जो ये आपका दिन है इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। ओके, ये आंसर हो गया। अब आप थोड़ा सा अपना फोटो देखो, फोटो में आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये अंक समुद्र आपका लेक हो गया, जिसको भी रिसेंट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ कुछ क्या किया गया है कि कुछ जैसे यहाँ पे कुछ बर्ड सेंचुरी, अब बताइए बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है, कराईवेट्टी तमिलनाडु में है, अभी जस्ट देखे हैं। तो है क्या ना कि यहाँ पे कुछ कुछ रिसेंट में दिए गए जो रामसर साइट्स हैं उनकी फोटोज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो लिखा गया है, ठीक है, मगोदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, लेकिन अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये एक ऐसा वेटलैंड है जो ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड वेटलैंड है। कहाँ का, कर्नाटका का। ये लिखा है लेकिन थोड़ा सा शायद क्लियर दिख नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा होगा ह्यूमन मेड है। ओके, कोई नहीं। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ठीक है, लॉन्गवुड शोला जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो देख लेना आप लोग। अब हम लोग आते हैं सेकंड, अभी हाल ही में गुवाहाटी न्यूज में क्यों है, तो बताते हैं। गुवाहाटी में भी मोदी जी गए थे और 1000 करोड़ की जो विकास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनका इन्होंने शिलान्यास किया था, ठीक है। कितना, यहां पे जाके मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है, कुछ विकास जो विकास परियोजनाएं हैं, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो पहला तो ये सीधा विकास परियोजना का शिलान्यास किया। आप बोलोगे कि सर ये क्यों आप याद कर रहे हो, देखो ये इन्वेस्टमेंट आपका नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट अछूता स्टेट है, ठीक है, या एरिया है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस टारगेट भी करती है नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अब असम के बारे में देखो, गुवाहाटी के बारे में, गुवाहाटी कहां पे है, असम के गुवाहाटी में, ठीक है। अब गुवाहाटी अपने आप में आपके लिए पीटी में क्वेश्चंस अच्छे खासे देती है। जैसे इस गुवाहाटी में आप देखोगे तो गुवाहाटी में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग कहां पे है, तो ये आपकी गुवाहाटी में स्थित है। अब देखो, आपको जब आप करेंट अफेयर पढ़ोगे तो केवल ये फैक्ट बताया गया कि 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का यहां पे शिलान्यास किया गया मोदी जी के द्वारा। ये फैक्ट आपको वैल्यू एडिशन करके मैं बता रहा हूं।
इसके बाद से आप जब पीवाईक्यूज बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो एक बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, ध्यान देना, एक बार पेपर में क्वेश्चन आपके बन के आया है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण जो हो रहा है, ठीक है, बन रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। ओके, अब देखो उसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लोकेशन है जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो गुवाहाटी में पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मौजूद है, ये दिमाग में रखना। तो गुवाहाटी में आपकी पेपर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मौजूद है। सेकंड आपका ध्यान देना यमुनानगर, आप बताओ यमुनानगर कहां पे है? क्या यमुनानगर हरियाणा में स्थित है? ठीक है, यहां पे मौजूद है। इसके साथ साथ आपका हो गया, ठीक है, बल्लारपुर, ठीक है, बल्लारपुर ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये तीनों लोकेशन जो है ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। ये ऑलरेडी आपके पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, कोई अगर पीआईक्यू पढ़ रहा होगा तो उसे पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो यहां से दिमाग में रख ले, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है, ये चीज आपके लिए तैयार हो गई। तो इसके बारे में मुझे ये बताना था। नेक्स्ट आएंगे, ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब देखो प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्यों स्टार्ट करनी पड़ी? देखो गवर्नमेंट का हमारे टारगेट क्या था, ठीक है, गवर्नमेंट का हमारे टारगेट था कि भैया वर्ष 2022 तक, इन 2022, कि भैया हम लोग क्या करेंगे 2022 तक क्या करने वाले हैं कि जो लगभग 40 गीगावाट कैपेसिटी का, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, 40 गीगावाट कैपेसिटी का हम लोग क्या करेंगे कि रूफ टॉप पैनल स्थापित करेंगे। यानी इतना रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित कर देंगे कि इतने गीगावाट कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। ठीक है, रूफ टॉप पैनल, ठीक है, तो जो छत पे इतने हम लोग क्या करेंगे रूफ पैनल्स लगा देंगे, सौर पैनल्स लगा देंगे। लेकिन होता क्या है, इसमें ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, ये 11 गीगावाट यानी 1/4, केवल लगभग 1/4 टारगेट अचीव हो पाया 11 गीगावाट का ही। तो 1/4 टारगेट केवल कंप्लीट हुआ है। अब मोदी जी टारगेट तो पूरा अपना करेंगे। इसी के लिए क्या है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लेके आ गया। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में गवर्नमेंट ने क्या किया है, 75,000 करोड़, ठीक है, 75,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है कि भैया 1 करोड़ हाउसेस, 1 करोड़ घरों पे, ठीक है, 1 करोड़ 1 CR हाउसेस पे, देश के 1 करोड़ घरों पे के ऊपर क्या करेंगे हम लोग कि पर हाउस 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एवरेज जनरेट हो सके, इतना रूफ टॉप पैनल स्थापित करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ घरों पे एवरेज 300 यूनिट का। तो भैया ये क्या हो जाएगा, अब सोलर यूनिट लग जाएगा तो आपको इसका तो चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो आप समझ गए कि मुफ्त बिजली योजना क्यों रखी गई है। लेकिन अब बात है कि रूफ टॉप पैनल, सोलर एनर्जी के लिए रूफ टॉप पैनल लगाना भी अपने आप में एक टफ टास्क है भैया, कास्टली है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, सब्सिडी, बहुत तगड़ी सब्सिडी दे रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखोगे कि आप अगर 2 किलोवाट का, अगर आप 2 किलोवाट का क्या कर रहे हो, एक क्षमता का रूफ टॉप पैनल स्थापित करा रहे हो, तो आपका 1,20,000 के करीब में खर्च बैठता है। गवर्नमेंट इसमें लगभग 75% के करीब में सब्सिडी दे रही है और महज 30,000 रुपए में आपको ये रूफ टॉप पैनल मिल जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें सब्सिडीज का मदद दे रही है, बहुत तगड़ी सब्सिडीज का मदद दे रही है। ये बातें हम लोग सोच लिए। अब देखो पीटी में एक बार क्वेश्चन बन के क्या है, आपसे पीटी में क्वेश्चन क्या बन के आता है, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमको पता है कि भैया उसमें कई सारे एग्जांपल्स आपके पास है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सोलर एनर्जी। आप पेपर में क्वेश्चन पूछो, देखो अल्टरनेट ईयर पे पूछा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल कौन सा है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जांपल कौन सा है। तो भैया उसमें क्या आता है, ठीक है, जो पवन ऊर्जा है, ठीक है, जो जल विद्युत ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है,
ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन है, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, ठीक है, वो यहां से क्या होता है, नहीं निकलता है, तो जीरो कार्बन इमिशन आपको देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग इसको रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से या रिन्यूएबल एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि पीटी में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि भैया ग्रीन मेटल किसे कहते हैं? होमवर्क के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैं इसका आंसर 1 मिनट के अंदर बताऊंगा अभी, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ग्रीन मेटल किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे इसके सारे आंसर्स दिखने चाहिए। जितना मैं कमेंट कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ग्रीन मेटल किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि भाई ग्रीन मेटल किसे कहते हैं, ठीक है। ग्रीन मेटल किसे कहते हैं ये आपको बताना होगा। अच्छा, गुवाहाटी वाले में एक फैक्ट आप लोग और तैयार कर लेना। केवीआईसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। के से खादी, ठीक है, खादी एंड विलेज, वी से विलेज, आई से इंडिया और सी से कमीशन, ठीक है। तो खादी विलेज एंड विलेज इंडिया कमीशन, तो खादी एंड विलेज इंडिया कमीशन का एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि भैया बताओ कि इसका हेड ऑफिस कहां है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहां है। तो इसका हेड ऑफिस अगर आपसे पूछे तो वो आपका मुंबई में है। आप बोलोगे कि भाई इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है और तुम हमको गुवाहाटी वाले में क्यों काहे करा रहे हो? पागल समझो, पागल नहीं समझे हैं। केवीआईसी के क्या है, कई सारे जोनल ऑफिसेज मौजूद हैं, ठीक है, कई सारे जोनल ऑफिस मौजूद हैं। कितना? टोटल 6 जोनल ऑफिस है, टोटल 6। और इसमें से एक जोनल ऑफिस जो इसका है वो कहां पे है, वो आपकी गुवाहाटी में है। ओके, बाकी जोनल ऑफिस को आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये केवीआईसी वाला, ये भी एक फैक्ट मैंने आपको यहीं से तैयार करा दिया, ठीक है। ओके, अब ग्रीन मेटल का मैंने बोला था 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो देखो ग्रीन मेटल हम लोग किसको कहते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग ग्रीन मेटल के नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम को हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको हम लोग ग्रीन मेटल के नाम से जानते हैं। ये पीटी का ऑलरेडी क्वेश्चन बन गया हुआ क्वेश्चन है। आपको जितना बताऊंगा सारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। मैं कुछ भी यहां ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा मेरे भाई जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के नहीं आए, ठीक है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहना, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। अच्छा, यहां से आप बताओ, चलो इसका तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक आप लोग कमेंट करो बायोमास की, बायोमास करो, बायोगैस। बायोगैस किसका मिक्सचर होता है, ठीक है, बायोगैस किसका मिक्सचर होता है, ये पीटी में क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं। तो भैया ये हमको बता दो कि बायोगैस किसका मिक्सचर होता है। ओके, एक होमवर्क में यहां पे और दूंगा, होमवर्क देता हूं, अभी करता आंसर भी बता दूंगा, तुरंत आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे, उसका आंसर आप लोग कमेंट करो। आप बताओ हमें वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में। नेक्स्ट बताओ आप लोग नेशनल साइंस डे। ओके, नेशनल साइंस डे के बारे में बताओ। अब देखो वर्ल्ड रेडियो डे आपका मनाया जाता है 13 फ़रवरी को, ठीक है, एक दिन पहले रेडियो से प्यार की शुरुआत, ठीक है। नेशनल साइंस डे आपका लास्ट फेब 28 फ़रवरी को मनाया जाता है। बायोमास का संबंध किससे है, उम्मीद करेंगे आपसे मेरे भाई कमेंट किए होंगे। तो ये मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, इनका मिक्सचर है। तो ये हम लोग समझ गए, मतलब इसको हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देख लिए, क्या प्रावधान था। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हमने देखे, ठीक है, बहुत सारे साइड में फैक्ट्स देखे। अब हम लोग नेक्स्ट अपना जानते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं और बताऊंगा, ठीक है, एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। इंडिया का एक एम है, इंडिया का एक उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो इंडिया का एक एम क्या है कि भैया हम 500, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं बट सब लोग ध्यान देना, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट। इतनी हम लोग एनर्जी कैपेसिटी बनाने के लिए, किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी का, इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का हमारा उद्देश्य है। कब तक, ठीक है, तो 2030 तक, 2030 तक। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति में ये जो गवर्नमेंट ने एफर्ट स्टार्ट किया है, योजना स्टार्ट की है, लाभदायक सिद्ध होगी। अब देखो GS5 में आपकी मेंस के पेपर में एक टॉपिक है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है
500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जितना रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एफर्ट कर रही है, जितने इनिशिएटिव्स ले रही है, वो सारा क्या है, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका हो गया है एनर्जी सेक्टर में। इससे बड़ा बात क्या है भाई, हमारा आयात ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ओके, इस देखो प्रीलिम्स को, करंट अफेयर को ऐसे पढ़ना है, पैरेलल हमारा मेंस भी चलता रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, पैरेलल हम लोग मेंस लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट डेज। तो भाई वर्ल्ड रेडियो डे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया 13 फेब, और साइंस डे आपका हो गया सॉरी 28 फेब। ओके, नेक्स्ट श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, मतलब सत सत नमन बोले अगर तो आप सब लोग भी बोल लेना। ठीक है, देखो ये एक जैन आचार्य थे, पहली बात तो दिमाग में रखना, ये क्या है, ये एक जैन आचार्य हैं। मोदी जी भी इनके पास गए थे इनसे आशीष लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव के ड्यूरेशन में। ओके, तो यहां से क्या आपका थोड़ा सा जैनिज्म जो टॉपिक होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको होता है कि जैनिज्म से संबंध किसका है, जो तीर्थंकर हैं, पेपर में एक बार यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तीर्थंकर का संबंध किससे है, तो तीर्थंकर का संबंध जैन धर्म से। हमको होता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर कुल हुए हैं। ओके, कुल पहले तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, आप बताओ कि भाई जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो ऋषभ देव। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था आपकी ऋषभ देव नाम था। ओके, ऋषभ देव या आदिनाथ, आदिनाथ या ऋषभ देव। और जो अंतिम 24th तीर्थंकर थे, आप उनका नाम कमेंट करके बताओ। ठीक है, उनका नाम कमेंट करके बताओ। भैया ये तो बहुत आसान है, उम्मीद करेंगे ये सब तो आप लोग बताओगे क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, तो इसका तो उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर आप लोग देख लिए। और अब की चलो भाई किसी कुछ कुछ को लगेगा कि काहे नहीं बता दे रहे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है, इनके कुछ अपने प्रतीक होते हैं, जैसे आदिनाथ को वृषभ, आदिनाथ का प्रतीक क्या है, आदिनाथ का प्रतीक जो है वृषभ है, यानी बुल है। ओके, बैल। अब आप बताओ महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये आप लोग कमेंट कर दो, मतलब इनका सिंबल क्या है। अच्छा, आदिनाथ का निर्वाण स्थल, निर्वाण प्लेस कहां पे है, कोई बताएगा क्या, आदिनाथ का निर्वाण प्लेस अष्टपद, इनका निर्वाण प्लेस जो है आदिनाथ का वो अष्टपद है। तो महावीर स्वामी का कोई निर्वाण प्लेस बताएगा कि कहां पे है, ये सारी चीज आप लोग कमेंट करो। देखो विद्यासागर जी महाराज का संबंध 2 स्टेट से बहुत ज्यादा है, एक स्टेट में इनका जन्म हुआ है और एक स्टेट में इनका डेथ हुआ है। तो जन्म इनका हुआ है आपके कर्नाटक में और इनकी मृत्यु हुई है कहां पे, छत्तीसगढ़ में। ओके, इनकी मृत्यु हुई आपकी छत्तीसगढ़ में। अब देखो, ठीक है, ओके, अब देखो कर्नाटक के बेलगांव में इनका जन्म हुआ था, कहां पे, बेलगांव में। ओके, बेलगांव का हिस्ट्री से ऑलरेडी बहुत अच्छा संबंध है। जैसे आप जब विजयनगर अंपायर पढ़ते हो तो विजयनगर अंपायर में एक शासक आता है, उसका नाम है हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य हमको पता है हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाता है, हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम, ये दोनों भाई थे। ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुई है इसमें 4 डायनेस्टीज आती हैं, संगम, सुलुव, तुलुव, अराविडु। नोट कर जाना, संगम जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के जो निर्माता हैं हरिहर और बुक्का, इनके पिता का नाम था। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो बता दो। ठीक है, इन्हीं के सुझावों के आधार पर ही क्या था, इन लोगों ने बनाया था विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। हरिहर और बुक्का, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ पे अटैक किया था, जिसमें हरिहर और बुक्का को कैप्चर करके पकड़ के लेते गए थे नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के सेनापति बन जाते हैं और बाद में हरिहर और बुक्का इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब ये साउथ आते हैं तो इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। अगर आपने कमेंट किया होगा तो बहुत बेटर बात है, गुरु का नाम था इनके विद्यारण्य। विद्यारण्य इनको पहचानते हैं और बोलते भाई क्या कर रहे हो, सनातन में वापसी करो और चलो तुम राजा बनो। अब क्या होगा भैया, हरिहर और बुक्का क्या करेंगे, इनकी वापसी होगी और
इन्होंने विजयनगर अंपायर की नींव डाली। तो संगम, सुलु, तुलु, अराविडु, ये 4 डायनेस्टी थी। पूरी विजयनगर साम्राज्य की हिस्ट्री मैंने समझा दी। लिखना इसलिए नहीं ताकि, ठीक है, टाइम लग जाएगा, तो इससे बचते हैं। अब देखो हरिहर और बुक्का ने क्या किया था भैया, बेलगांव और गोवा जीता था। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, बेलगांव, कुछ गलत लगेगा, हाँ ठीक है, बेलगांव और गोवा ये दोनों पे विक्ट्री पाई थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्री मानी जाती है हरिहर द्वितीय की। अच्छा, ये विक्ट्री इन्होंने किससे प्राप्त की, तो बहमनियों से। ये विक्ट्री इन्होंने बहमनियों से प्राप्त की थी, बहमनियों से प्राप्त की थी। अच्छा ये बताओ, गोवा पर विजय, गोवा पर विजय, ठीक है, किस पुर्तगीज ने भी प्राप्त की थी। ठीक है, गोवा पर विजय हमको पता है कि भाई कि पुर्तगीज ने भी बाद में प्राप्त की थी। जब पुर्तगीज आते हैं 1498 में होता है कि वास्को डिगामा आता है। ठीक है, तो पुर्तगाल आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, तो किस पुर्तगीज ने गोवा पे विजय प्राप्त की थी, ये भी यहीं पे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंटरलिंक करके चीजें तैयार करते रहेंगे। तो हरिहर द्वितीय यहां से तैयार हो गए। हरिहर द्वितीय के बारे में एक और भी फैक्ट आती है कि ये पूजते थे, इनके जो देवता थे जिसकी ये पूजा करते थे, ओके, जो जिनकी देवता पूजा करते थे वो क्या थे, विरूपाक्ष थे। विरूपाक्ष भगवान श्री के हमको पता क्या है, अवतार माने जाते हैं, यार उन्हीं का रूप है विरूपाक्ष रूप। ओके, विरूपाक्ष। एक एक स्टेटमेंट जितना बोल रहा हूं सब आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं बोला हूं जो प्री में नहीं आ रहा है, और कुछ भी एक वर्ड ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो नहीं आएगा। अच्छा, बेलगांव से आपकी एमजी महात्मा गांधी का भी संबंध है, महात्मा गांधी का भी संबंध है। गांधी जी कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की है, उनके प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट रहे केवल एक बार। वो क्या है, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 1924 का अधिवेशन था वो बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता क्या है, गांधी जी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी, ये बात आप लोग याद रखो। तो इतनी सारी चीजें, अब हम लोग देखो कि पेपर में आप करंट अफेयर फॉलो किया, क्या लिखा है, श्री विद्यारण जी महाराज के बारे में, इनका जन्म कहां हुआ, इनकी मृत्यु कहां हुई। ठीक है, बस तीर्थंकर वाला जैनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पीवाईक्यू से तैयार करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, आदिनाथ जी के बारे में केवल इसलिए बताया क्योंकि आदिनाथ जी की मूर्ति को इन्होंने स्थापित करवाया है, यानी एक मंदिर में स्थापित करवाया है, इसलिए मैंने केवल आदिनाथ जी के बारे में बोला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखिएगा। तो हरिहर द्वितीय, चूंकि बेलगांव में इनका जन्म हुआ था, तो मैंने बेलगांव से आपको 2 फैक्ट, हरिहर द्वितीय का और महात्मा गांधी का तैयार करा। यहां पे हम लोग थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य को भी समझ लिया। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में कौन सा साम्राज्य स्थित है, कमेंट। ठीक है, अब सिर्फ बताते चलना भाई, देखो कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, बकवास 1 सेकंड की नहीं। बस रिक्वेस्ट रहेगी मेरे भाई, देखो ये मेरा नया प्लेटफॉर्म है, इसके पहले मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था। अभी एक 20,000 की फैमिली तैयार हुई है, प्लीज जितना जल्दी इस फैमिली को थोड़ी बड़ा कर दो यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर हो या जो भी हो, सारी चीजें हम लोग मेंस प्री के लिए लगातार पढ़ते रहेंगे। अपना जो 100% है वो जरूर मैं दूंगा। ठीक है, और दे ही रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट आप सबसे यार, थोड़ी जल्दी से फैमिली बड़ी कर दो। ठीक है, आते हैं हम लोग चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। हमको पता है अभी क्या हो, देखो एक चीज समझना होगा, पीटी में एक क्वेश्चन पूछ के आपकी आती है कि कभी भी किसी चीज किसी भी चीज की असंवैधानिकता या संवैधानिकता का प्रश्न आता है, तो इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाएगी वो मिनिमम 5 मेंबर्स करेगा। ठीक है, तो जैसे चुनावी बॉन्ड के ऊपर जब जजमेंट दे रही थी, तो ये कितनी, ये 5 मेंबर्स की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ध्यान देना। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी वो कितनी मेंबर्स की थी, 5 मेंबर्स की थी, 5 जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एक बेंच थी। अब जो ये, अच्छा मैंने क्या बोला कि मिनिमम, भाई मिनिमम कितना चाहिए, 5 जज ऐसे डिसीजन में होने चाहिए। और इन्होंने डिसीजन क्या किया कि भाई कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जैसे ही असंवैधानिक घोषित किया, यहां से क्या होगा, इसी के साथ इन्होंने एसबीआई को ये ऑर्डर दिया, ये आदेश जारी किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जितनी जानकारियां हैं, देने वाले और पाने वाले, कौन सी पार्टीज पाई और किसने किसने दिया, वो सारी जानकारी क्या करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुहैया कराए।
ठीक है, जल्द से जल्द ये किसको मुहैया कराए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये तो आया है डिसीजन जिसके बारे में हमको जानना है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखते हैं, ईसीआई को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमको पता है ईसीआई के बारे में कहां लिखा गया है, संविधान के आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पार्लियामेंट, मेजर काम क्या है, पार्लियामेंट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, या स्टेट असेंबली इलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन, ठीक है, कराना है इसको। तीसरा इसका काम, अगला इसका ही काम क्या है, देखो, द ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब होता है कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इनका दो ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनके इलेक्शन का काम क्या है, ये मेंस में यूपीपीसीएस ने 2009 में क्वेश्चन पूछा था कि इनकी इलेक्शन कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है, ध्यान देना है। द ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनकी भी इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से, उसका जो इलेक्शन कराया जाता है वो कराया जाता है किसके द्वारा, तो वो चुनाव कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अच्छा ये बताओ, जो विधान परिषद का इलेक्शन होता है वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है या भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो 1+2, आप बताओ ये सही लिखा हूं कि नहीं मैं, 1+2 मेंबर्स होते हैं। इनकी निर्वाचन से संबंधित, मतलब इनके चयन से संबंधित एक नई कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के मेंबर्स के ऊपर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। अभी बहुत इतना डिटेल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहीं से एसबीआई के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो एसबीआई का आपका जो गठन हुआ था, ठीक है, वो 1955 में हुआ था, 1955 में, और 1955 में एसबीआई का नेशनलाइजेशन भी कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आता है नेशनलाइजेशन, ठीक है, नेशनलाइजेशन ठीक है ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका गठन भी इसी वर्ष हुआ था 1955 में, 1955 में। इसके एक वर्ष पश्चात आपकी एलआईसी का क्या होता है, नेशनलाइजेशन हो जाता है। ऐसे लिख देता हूं, नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी, ये आपका एक वर्ष पश्चात 1954 में होता है। और आपकी जो आरबीआई है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन होता है वो कब होता है, तो वो आपका होता है 1949, 1943 में। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपके पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो ये चीज हम लोग देखें। ओके, चुनावी बांड वाला पूरा का पूरा किस्सा समझ लिया। हमारे लिए और भी क्या ट्रेडिशनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे ऊपर आता है समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह के ऊपर क्या है, अभी हाल ही में पहला दुनिया का ऑर्थोडॉक्स देश जिसने समलैंगिक विवाह की, समलैंगिक मैरिज की अनुमति दे दी, वो देश बन गया है ग्रीस। ठीक है, वो देश क्या हो गया, ग्रीस। तो यानी ग्रीस ने क्या किया है, अभी ग्रीस ने इस बात की अनुमति दे दी है कि भैया आप समलैंगिक विवाह कर सकते हो। तो दुनिया का पहला, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कंट्री है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। ठीक है, दुनिया का पहला रूढ़िवादी मेजॉरिटी देश है ऑर्थोडॉक्स। मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक, मेजॉरिटी कंट्री है जिसने ऐसी परमिशन दी है। अब ग्रीस के बारे में आप देखोगे पीटी में क्या, एक तो न्यूज में केवल इतना था और कुछ नहीं है। अब देखो ग्रीस के बारे में क्या पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ग्रीस की कैपिटल पूछ के आ नहीं सकता है, ऑलरेडी आयोग ने पूछा हुआ है। तो ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस। एथेंस, एथेंस क्या है, इसकी कैपिटल है। ओके, ये देख लिए। ग्रीस के बारे में और क्या क्वेश्चन बन के आ सकती है, ग्रीस के बारे में जो हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर ग्रीस के बारे में देखें तो यहां पे एक लोकल विंड चलती है जिसका नाम है सिराको। ठीक है, जिसका नाम है आपका सिराको। सिराको,
सिराको एक लोकल विंड है जो ग्रीस से होकर चलती है। सिराको के बारे में दिमाग में रखना कि ये सहारा डेजर्ट से इसका उद्भव होता है, सहारा डेजर्ट से निकलती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तरफ चलती है, यानी मेडिटेरियन सी की तरफ निकलती है, मेडिटेरियन सी की तरफ जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि जब ये सहारा डेजर्ट से निकलती है और लीबिया के करीब में पहुंचती है, ठीक है, लीबिया के करीब में पहुंचती है, तो लीबिया से क्या करती है, डस्ट लेती है। ठीक है, डस्ट लेती है जिसको हम लोग कहते हैं रेड सैंड। ये यहां से क्या करती है, रेड सैंड लेती है। और जब ये मेडिटेरियन सी के पास पहुंचती है, मेडिटेरियन सी के पास, तो यहां से क्या होती है, नमी प्राप्त कर लेती है, यानी यहां से आपको इसको क्या मिल जाएगा, यहां से ठीक है मॉइस्चर मिल जाएगा, नमी मिल जाएगा। तो जो मेडिटेरियन सी है जब यहां पहुंचेगी तो यहां से इसको नमी की प्राप्ति हो जाती है, यानी मॉइस्चर की प्राप्ति हो जाएगी। अब होगा क्या, वर्षा होगा, ये वर्षा करेगी और रेड सैंड चूंकि इसमें है तो इसी के लिए लाल वर्षा होती है। तो इसी के लिए इसको सिरा को क्या कहते हैं, रक्त वर्षा वाली पौनों के नाम से भी जानते हैं, रक्त वर्षा वाली पौनों के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, केवल ग्रीस से ही नहीं, अब इस पूरे बेल्ट में आपको पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि एक बार सिराको को मैच द कॉलम में दिया है, मैच करा है फ्रांस से, कि सिराको का संबंध फ्रांस से है। तो सिराको का संबंध फ्रांस से नहीं है, ये दिमाग में, सिराको का संबंध अगर देखना है तो माल्टा, ओके, माल्टा लीबिया से, और ग्रीस तो हमने पहले ही देख लिया तो लीबिया और ग्रीस छोड़ देते हैं। माल्टा इटली, आईटी से इटली समझ जाना, ओके। इटली के बाद से आपका हो गया, चलो आप लिख ही लो, लीबिया हो गया, ग्रीक हो गया, ठीक है, क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया हो गया और मॉन्टीनेग्रो हो गया। ठीक है, मॉन्टीनेग्रो हो गया। आप बोलोगे सर ये पूरा याद करेंगे, देखो एक बार रीजन बेल्ट बस दिमाग में रखना है। मैं बता दिया सिराको को फ्रांस से मैच करा था, जो कि सही नहीं था। ओके, आपका यहां पे एक काम क्या होना चाहिए मेरे भाई, आप एक नोट्स, जैसे आप एक नोट्स बनाओ, जैसे टॉपिक का नोट्स बनाओ। अब यहां पे आपको दिमाग में होना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम लोकल विंड पे एक नोट्स बना लेंगे। ठीक है, एक मैप बनाओ, केवल मैप बनाना, मार्केट से मैप ले लो, मैप में क्या करो, प्लॉट कर जाओ बस, कि यहां पे ये विंड बहती है, यहां पे ये विंड, और कुछ नहीं, खत्म बॉल। ओके, ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हैगा कौशल भारत केंद्र। अभी ध्यान देना है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का स्थापित किया गया है। देश का पहला जो कौशल भारत केंद्र है वो कहां पे स्थापित किया गया है, उसको देखते हैं। तो संबलपुर में, संबलपुर कहां पे है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के संबलपुर में इसका स्थापना किया गया है, उड़ीसा के संबलपुर में। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूं, प्रीलिम्स परीक्षा में आपको कहीं दिक्कत ना आए। आपको भी अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। जो चीज़ें पढ़नी होती हैं, मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दी है, प्लीज़ उसको देखो और उन चीज़ों को फॉलो करो। क्योंकि देखो, प्रारंभिक परीक्षा अगर आपका बर्बाद होगा तो पूरा साल बर्बाद होता है। मेंस आप फेल होते हो तो एटलीस्ट आपको पता था यार कि चल अपने लोग प्री इतने दिन में निकाल सकते हैं, ये पढ़ना है प्री के लिए, और अब मेंस में 100% अपना टाइम देते हो तो आपका वापस अंतिम रिजल्ट लेना आसान होता है। लेकिन प्री एक ऐसी गंदी जाल है, इसको तोड़ोगे नहीं तो ये उसी जाल में बसते जाओगे। तो इसको ब्रेक करो आप सब। ओके, अब ब्रेक करो। हमने अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आरओ के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज केवल 500 रुपए में चल रही है विद डिस्कशन, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है केवल अभी तत्काल में, वो टेस्ट सीरीज 1000 की, लेकिन कुछ डिस्काउंट भी है, मुझे याद नहीं हो कितना डिस्काउंट है, तो आप चाहो तो उस पर भी संपर्क कर सकते हो। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे क्या करना, व्हाट्सएप करना, तो जानकारी मिल जाएगी। प्रचार था, इतना ही प्रचार कर दिए, इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कोर टॉपिक हमारा करंट अफेयर तैयार करना, तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। ओके, उड़ीसा के संबलपुर में। अब देखो मैंने क्या किया, केवल न्यूज में इतना था। अब देखो मैंने क्या किया, आप महानदी के बारे में जानते हो, महानदी उड़ीसा से होकर निकलती है। इसी संबलपुर के पास महानदी पे एक डैम बना है जो दुनिया की बड़े डैम्स में से एक है, जिसका नाम क्या है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम कहां पे है, महानदी पे। अब होमवर्क लो, आपको एक बार क्या करना है, महानदी को यूट्यूब पे सर्च करना है, शॉर्ट वीडियो में जाना है और जितनी जहां से उद्गम होता है, जो ट्रिब्यूटरीज, उसको देख लेना है। ओके, ये होमवर्क हो गया आपका। ये कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करना है, ये होमवर्क हो गया। कमेंट बॉक्स वाला जो बोल रहा हूं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो ये यहां पे स्थित हो गया। अच्छा, हीराकुंड डैम के बारे में जान लिए। उड़ीसा के बारे में आपको मैं बता दूं, उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा भारत में सर्वाधिक
किसका उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका उड़ीसा। किसका? बॉक्साइट का। कल बॉक्साइट पे 20 वर्ड का नोट करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपने किया होगा तो बेटर होगा। उड़ीसा क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखो मुझे पता था मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, इसी के लिए मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा, कल एक फैक्ट गलत निकल गया था मेरे मुंह से, ठीक है, वो आप लोग यहां पे सुधार कर लेना। जब आपको ऑपरेशन खंजर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि ऑपरेशन खंजर बकलोह में चला था। किसकी किसके बीच में आप कमेंट करके बताओ। तो मैंने वहां पे हिमाचल मतलब मध्य प्रदेश मेरे मुंह से निकल गया कि बकलोह मध्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये एक गलती कल मेरे से निकल गई है, आप लोग इसको सुधार कर लेना। ओके, चलिए यहाँ पे एक गलती भी सुधार होगी। यही तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका यही है। कभी कभी मुंह से क्या होता है ना, वो गलती निकल। एक्चुअली क्या है, मैंने नोट्स में ऐसे एच थोड़ा ऐसे बना दिया था, एच, ठीक है। तो वो ये बीच का जैसे ऐसे यू टाइप का बन गया, तो वो मुझे एम समझ में आ गया, तो वो फ्लो में क्या ना, वो निकल गया, एचपी का एमपी निकल गया। ओके, ये गलती मेरे से हुई थी, तो साफ साफ गलती भी आपको बता दी। अच्छा, ये जब हम लोग कहते हैं बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट क्या है? प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का क्या है? प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है। और अभी जस्ट मैंने एल्यूमिनियम के बारे में आपको क्या बताया, यहां जो आपको दिखा देता हूं। एल्यूमिनियम को मैंने बोला कि एल्यूमिनियम क्या है? ग्रीन मेटल है। एल्यूमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन मेटल के कहते हैं। तो यानी एल्यूमिनियम यहां पे मैं यहीं पे बता देता हूं, एल्यूमिनियम क्या है? ग्रीन मेटल है। एल्यूमिनियम एक आपका ग्रीन मेटल है। ओके, देखो इतनी सारी चीजें एक साथ तैयार। अब चीजें इंटरकनेक्ट होना स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें यहां से समझ में आना स्टार्ट हो गई होगी, ठीक। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। ये आप कोविड में भी देखोगे, यूपी गवर्नमेंट ने इसे जो इसको शॉर्ट फॉर्म में ESMA एक्ट बोलते हैं 1968। तो ये आपको ESMA 1968 भी इंपॉर्टेंट है, ये 1968 भी आपको याद करना है। ओके, अब देखो होता क्या है, आवश्यक सर्विसेज जो है, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें रुके ना, उसमें रोकथाम ना। होता क्या है कि जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल करने के वजह से क्या होता है, जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, जिसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो स्टेट और पब्लिक दोनों को देखना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगले 6 मंथ के लिए, ध्यान देना, अगले 6 मंथ के लिए, ओके, अगले 6 मंथ के लिए, अगले 6 मंथ के लिए ओके, अगले 6 मंथ के लिए इस पर रोक लगा दिया है। थोड़ा एक मैसेज आ रहा रमन सर का, मैं देख लूं। मैं बोल दिया भाई मैसेज मत करिए, क्लास बना रहा हूं। ओके, इस वक्त अभी टाइम कितना हो रहा है अभी आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाया हो, देखना जरूर, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है बताऊंगा अभी, ठीक है। अगले 6 मंथ के लिए भैया कि आप अब क्या कर सकते हो कि कोई भी ऐसा हड़ताल नहीं कर सकते हो, और हड़ताल करोगे तो आपको बिना बताए गिरफ्तार करने का राइट है पुलिस के पास। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए कैद कर सकती है, ठीक है। कुछ फाइन वगैरह भी है। तो ये सारी बातें है जिसको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार हो। 1 मंथ के लिए नहीं, अच्छा हाँ 1 साल के लिए, बिल्कुल सही है। 6 मंथ के लिए रोकथाम पे की बात की गई है इसमें। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो यूपी बजट के ऊपर रमन सर ने एक बहुत जानदार वीडियो बनाया, वो मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड करा दूंगा, टेलीग्राम पे दोबारा फॉरवर्ड करा दूंगा। 10,000 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मैं अपने टॉपिक में इसे लेकर आपको दिखेगा, तो मैंने ये अगर यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश से बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बताना। तो मैं 7 फैक्ट आपको इससे संबंधित बताने वाला हूँ। ओके, जो 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिटेल में चर्चा रमन सर ने किया, तो इसलिए यहां पे टाइम खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, इसको याद कर जाना। ये PYQs में भी आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं, ठीक। और जहां जहां थोड़ा थोड़ा वैल्यूडेशन कराई जा सकती थी वो करा के बता दिया हूं, ठीक है। देखो हमको पता है वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट करती थी, हालांकि अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स आती थी वो आना बंद हो गया। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स नहीं आती है, ठीक है। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता है स्टेट के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए। तो उत्तर भारत का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग, ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट है, उसमें
यूपी की कितनी रैंक है? यूपी को सेकेंड रैंक मिला हुआ है। तो भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, बिजनेस को आसान सुलभ बनाया यूपी ने, तब सेकेंड रैंक पाई है। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल गया है, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2024 में सेमी कंडक्टर पॉलिसी लेके आई है। सेमी कंडक्टर पॉलिसी, इस पे मेंस में क्वेश्चन आएगा तो मेंस में हम लोग करा देंगे, मेंस में इसमें डिटेल में इसके प्रावधानों के बारे में और भी जो भी उद्देश्य हैं सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। सेमी कंडक्टर पॉलिसी यूपी के पहले 3 भारतीय राज्यों के द्वारा और लेके आई गई थी। ये आप जब बुक पढ़ोगे वहाँ पे नहीं लिखा है, केवल लिखा है यूपी की सेमी कंडक्टर पॉलिसी लाने वाला चौथा राज्य बन गया है। वो 3 राज्य कौन से हैं पहले से जो ला चुके हैं? वो हैं आपके गुजरात, मैं देखो सारी मैगजीन पढ़ के पढ़ा रहा हूँ भाई, 3 मैगजीन पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। गुजरात, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु, TN इतना तमिलनाडु। तो ये वो 3 स्टेट पहले के हैं और अभी 4th स्टेट बन गया, कौन सा? 4th स्टेट आपका बन गया यूपी। ओके, अगला तीसरा क्या फैक्ट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वो दिखाने वाला हूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों में यूपी मतलब इसके वितरण में फर्स्ट रैंक पे है, प्रथम स्थान पर स्थित है। ओके, ये आप लोग तैयार कर सकोगे। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई, कब थी? तो भैया अगस्त 2014 में। ये कब आई थी? ये 2015 में आई थी, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, आप लोग इकोनॉमिक्स अगर पढ़ोगे तो इकोनॉमिक में टॉपिक भी जब आप घटना चक्र पढ़ते हो तो लिखा रहता है सामाजिक विकास। वहाँ पे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या है, योजनाओं के बारे में एक लिस्ट दी जाती है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से एक बार उन चीज़ों को तैयार कर लोगे तो अब तक सारी योजनाओं की क्रम तैयार कर जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारा जो दिक्कत है वो कंप्लीट हो जाएगी। कालानुक्रम क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ से तैयार हो जाएंगे। थर्ड फैक्ट हो गया। फोर्थ फैक्ट जो आपको तैयार करना है उसको देखते हैं हम लोग। 4th नंबर फैक्ट, ओके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने क्या है 2022 में सौर ऊर्जा नीति लेके आई थी। इस पे भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग प्री के बाद या अभी जो मेंस की क्लासेज वहाँ पे करा देंगे। सौर ऊर्जा नीति लेके आई थी 2022। तो इसमें बजट के ड्यूरेशन में घोषणा की गई कि भैया नेक्स्ट 5 ईयर में, अगले 5 सालों में टारगेट कितना है कि इसके थ्रू हम लोग 22,000 20,000 के की का मतलब 1000, ठीक है, मेगावाट का क्या करेंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे। इतनी कैपेसिटी डेवलप करने का टारगेट है यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022 की, इसकी बात बोली गई है। 5वीं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान देना, ठीक है, सोलर एनर्जी के, ठीक है, मॉडल सिटी के रूप में आपकी 2 शहरों को, अयोध्या और वाराणसी को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। मॉडल सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, सोलर एनर्जी के मॉडल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो अभी ऊपर मैंने बताया है उत्तर प्रदेश की भूमिका, मतलब देश की भूमिका में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है उत्तर विकास में। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कानपुर और प्रयागराज और वाराणसी के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, जनवरी में आती है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में मैंने बताया था कि गंगेटिक शहर में आपको वाराणसी और प्रयागराज टॉप 2 शहर है। एक्चुअली तीसरा भी शहर जो है ना वो आपके यूपी का है, बिजनौर। ये एक फैक्ट आप लोग तैयार कर लेना, कल छूट गया था। बिजनौर भी टॉप 3 में, मतलब टॉप 2 क्यों नहीं बताया था, लेकिन मैंने जब देखा टॉप 3 में, जब टॉप 3 तीनों यूपी के ही हैं तो क्यों नहीं तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो एक शहर इसमें बिहार का है, 2 झारखंड का है, 3 यूपी का है और 4 उत्तराखंड के हैं। टॉप 10 में ये शामिल है, पहले टॉप 3 में सारा यूपी का है, ओके। तो ये था काम मेरा बताना, तो मैंने एक बार इसको भी करा दिया। तो जो जो ऐसे सुधार और भी बेटर कराए जा सकते हैं वो बता देंगे। 6वां नंबर, 6वां जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं उसको देखते हैं। मुख्यमंत्री एक स्कीम लेके आई गई है जिसका नाम है रोजगार। कभी भी
अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, या स्वरोजगार के ऊपर क्वेश्चन पूछे, या रोजगार के ऊपर क्वेश्चन पूछे, बेरोजगारी के ऊपर, तो इसको जरूर लिखना आप लोग कि मुख्यमंत्री मेंस में, ये प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, युवा उद्यमी विकास, ठीक है, अधिनियम लाएगा, ठीक है, या विकास योजना लेके आएगा, ओके, अधिनियम नहीं योजना होगा, ओके, योजना। गवर्नमेंट इसमें इसके तहत क्या करेगी, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी, 1000 करोड़ का, और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, ठीक है, उनको क्या करेगी, स्वरोजगार की तरफ भेजेगी, स्वरोजगार, ठीक है, खुद का रोजगार क्रिएट करो, औरों को रोजगार दो, इस पे काम करेगी। और इसके लिए जो इकोनॉमिक फंडिंग चाहिए, जो आर्थिक सहायता चाहिए, ठीक है, वो क्या करेगी, इस 1000 करोड़ रुपए से इनको सब्सिडी वगैरह के तहत या कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड करके इनके स्वरोजगार में मदद करेगी। तो ये है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। आपका लास्ट जो हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट, हमको पता है ISFR रिपोर्ट आता है, ISFR रिपोर्ट, ठीक है, ओके। तो ISFR रिपोर्ट 2021 अभी आ चुकी है, 23 वाली रिपोर्ट अभी आने वाली है, ओके, अभी आई नहीं है शायद, ठीक है, जितना मैं हूं अभी मुझे लग रहा है अभी आई नहीं है, आई होगी तो देख लेंगे। इसमें क्या था, जो फॉरेस्टेड और ट्री कवर एरिया था यूपी का, जो फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण और ट्री कवर यानी वृक्षावरण जो क्षेत्र था, वो कुल कितना परसेंट था, 9.23%। गवर्नमेंट का टारगेट कितना है भारत सरकार का, 1/3 33%। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट क्या रखा है कि भैया वर्ष 2030 तक हम लोग इसको कितना पहुंचा देंगे, तो यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है 15%, 15% पहुंचाने का गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है, ओके। ये 7 फैक्ट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अभी हुआ क्या है, हमको पता कि आगरा जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, आगरा का जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, उस आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है आपका मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, ओके। अब देखो जामा मस्जिद आप बहुत सारे, ऐसा नहीं कि आगरा में ही जामा मस्जिद है, आप जाओगे तो सरकी डायनेस्टी की न्यू जौनपुर में रहती है, वहां पे भी आपको जौनपुर में भी जामा मस्जिद देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद से आप अगर जामा मस्जिद देखना चाहो, ठीक है, तो गुलबर्ग में आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार पेपर में, मतलब आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी जामा मस्जिद की हिस्ट्री कुछ बता दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखने को मिलेगा भाई गुलबर्ग में भी, गुलबर्ग में, अच्छा ये जो आगरा का जामा मस्जिद है, पहले यही बता दूं कि भाई कि आगरा की जामा मस्जिद की न्यू किसने रखी, तो जहां आरा बेगम के द्वारा, शाहजहां की बेटी थी, जहां आरा बेगम द्वारा, ठीक है, आगरा में जामा मस्जिद की स्थापना की गई थी, ओके। आपको अब जामा मस्जिद देखोगे ना तो बहुत जगह जामा मस्जिद देखने को मिलता है, जैसे ध्यान देना है, आपको गुलबर्ग में देखने को मिलेगा, ओके। एक आपको अदीना मस्जिद देखने को मिलता है, ध्यान देना, अदीना मस्जिद, जिसका ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, पीटी में यूपी पीसीएस ने इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। अदीना मस्जिद, ठीक है, ये है कहां पे, तो ये आपका है पांडुआ, वेस्ट बंगाल में ये आपका स्थित है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का उस वक्त शासक था सिकंदर शाह, सिकंदर शाह के द्वारा इसको बनाया गया था, वेस्ट बंगाल का शासक था ये, ओके। ये चीज हम लोग समझ लिए इसके बारे में। अब देखो, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसके बारे में हमको जानना था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लिए, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये अभी करंट में चेंज हुआ था। थोड़ा यार 1 मिनट का 2 मिनट का पॉज लूंगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हो गई है, थोड़ा बैक में पेन है तो देख लेते हैं, 1 मिनट की ब्रेक लूंगा बस। एक्चुअली क्या ना कि लगातार 7-8 घंटे, लगातार नहीं, बीच में उठ गया था मैं ऐसे ही ब्रेक लेके, 8 घंटे लगभग लगे नोट्स बनाने में, फिर क्लास लगा था बैठने, तो मतलब 12 बजे से लेके इधर मतलब 8-9 घंटे तो काम मैंने किया है,
अराउंड इस वक्त रात का 1 बज रहा, 13 घंटे के बीच में, तो थोड़ा सा वही ताकि ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट देखोगे, अभी आपको स्क्रीन पे काजी नींबू दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जीआई टैग काजी नींबू, ठीक है, डिक्लेयर्ड एज स्टेट फ्रूट ऑफ असम। तो असम का क्या हुआ है, स्टेट फ्रूट के रूप में काजी नींबू को नामित किया गया है। अब देखो काजी नींबू क्या है, जो नींबू होता है, नींबू में क्या होता है, नींबू मतलब लेमन, ठीक है। अब देखो तो नींबू में हम लोग आ जाए, अगर नींबू या लेमन जो भी कहो, नींबू में क्या पाया जाता है, कौन सी एसिड पाई जाती है, तो हमको होता है कि नींबू में हम लोग ठीक है सिट्रिक एसिड पाते हैं। ओके, नींबू में कौन सी पाते हैं हम लोग, तो नींबू में हम लोग सिट्रिक एसिड पाते हैं। एक तो पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, यहीं से एक होमवर्क फिर आपको मैं दूंगा, होमवर्क ले लो आप लोग। होमवर्क बताओ, मैलिक एसिड किस फ्रूट में पाया जाता है, मैलिक एसिड किस फ्रूट में पाया जाता है, ये होमवर्क है, इसको आप लोगों को बताना है। ओके, अब हमको पता है जो विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं वो सिट्रिक फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन सी के सोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है, नींबू क्या है, नींबू विटामिन सी का क्या है, विटामिन सी का मेजर सोर्स है। ठीक है, अभी जैसे मुझे मान लो किडनी स्टोन हुआ है, तो मुझे डॉक्टर ने बोल रखा है कि भैया आपको क्या करना है, ठीक है, कि आपको नींबू पानी खूब पीना है। ठीक है, तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि भैया किडनी स्टोन में भी क्या है। अब देखो, जब क्वेश्चन पेपर में क्या था कि नींबू के बारे में कि हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या है, तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या देखेंगे, एक तो हम लोग देखिए विटामिन सी का क्या है, विटामिन सी का बहुत ही ज़्यादा सोर्स है। ठीक है, और वेट लॉस में इसका काफ़ी मतलब वो है भूमिका है। एक इंपॉर्टेंट भूमिका क्या है, जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन है ना, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ओके, किडनी स्टोन फॉर्मेशन, यानी अगर किसी को किडनी स्टोन हो रहा है तो उसके फॉर्मेशन को क्या करता है, मतलब ना हो, इसको रोकता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, किडनी स्टोन हमको बताना चाहिए पहली बात कि भाई किडनी स्टोन होता किससे है। ठीक है, तो हमको होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है किडनी स्टोन के होने में। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इसके होने में। विटामिन सी के बारे में एक फैक्ट और भी क्या है, ठीक है, कि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, यानी जल विलेय है, वाटर सॉल्युबल है, यानी जल विलेय है, जल में विलेय है। ओके, इसके साथ साथ आपकी विटामिन बी भी क्या है, जल में विलेय है। विटामिन बी एंड सी दोनों जल में विलेय विटामिन है। ओके, तो ये इतना सारा चीज हमने क्या देख लिया, नींबू के ऊपर देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकायुक्त के ऊपर है। लोकायुक्त के बारे में लगातार क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन के आते हैं, समझते हैं। अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में संशोधन को 2 एक्ट पारित हुए हैं, एक तो लिफ्ट और एक्सेलरेटर से संबंधित। अब कोई भी लिफ्ट और एक्सेलरेटर लगाने के पहले ऊर्जा विभाग से परमिशन लेना होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम ईयरली उसका रिव्यू करना होगा। ठीक है, मतलब उसको क्या कहते हैं, निरीक्षण जो भी करना होगा, हर 5 साल में उसका नवीकरण ही करना होगा। किसी को भी एक्सेलरेटर या लिफ्ट अगर लगाना है, खासकर पब्लिक प्लेसेस पे, तो उसको पहले गवर्नमेंट से क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्राप्त करना होगा या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सारे जो बातें हैं वो की गई हैं, क्योंकि हाल के दिनों में एक्सेलरेटर और लिफ्ट को लेके बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसको दिमाग में रखते गवर्नमेंट ने ये एफर्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, इसी बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोकायुक्त में जो यूपी लोकायुक्त थे और उप लोकायुक्त थे, उनमें कुछ अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या किया है, तो लोकायुक्त का जो कार्यकाल है अब वो बदल चुका है, ध्यान देना। ठीक है, लोकायुक्त का कार्यकाल अब कितना हो गया है, जो अमेंडमेंट हुआ है पहले वो देखते हैं। तो पहले इनका कार्यकाल 8 वर्ष था, 8 ईयर था, बहुत ही अच्छा खासा कार्यकाल था। इसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया, इसको कम करके कितना कर दिया, लोकपाल का कार्यकाल 5 ईयर कर दिया।
या 80 ईयर, जो भी पहले हो जाए, या 80 ईयर, मैक्स 80 ईयर। ठीक है, तो 5 और 80 ईयर जो पहले हो जाए, ये कार्यकाल कर दिया। तो एक तो कार्यकाल में चेंजिंग लाया कि भाई 8 वर्ष को घटा कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। ये करेंट का क्वेश्चन था। अब देखो लोकायुक्त के ऊपर पीवाईक्यूज में कितने क्वेश्चन बन के आए हैं, ये मैं आपको कराता हूं। बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, इस पे किस कमेटी ने पहली बार सुझाव दिया था, किस कमेटी का सुझाव था कि भारत में लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, इसकी जो सुझाव है, ठीक है, इसके इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित जो सुझाव दिया गया था वो फर्स्ट एआरसी के द्वारा। ठीक है, तो इसकी स्थापना से संबंधित मेंट से संबंधित जो रिकमेंडेशन था, जो सुझाव था, वो किसने दिया है, तो फर्स्ट एआरसी ने। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिख रहा हूं, ये पीवाईक्यू में देखोगे फर्स्ट एआरसी ने दिया था, ये क्वेश्चन बन गया है। फर्स्ट एआरसी की अध्यक्षता किसने दिया, किसकी अध्यक्षता में फर्स्ट एआरसी का गठन हुआ था, तो भैया वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की ये सुझाव थी। और फर्स्ट एआरसी का गठन आपका किस ईयर में हुआ था, तो फर्स्ट एआरसी का गठन आपका 1966, जनवरी 1966 में फर्स्ट एआरसी का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। ये दोनों, आप कोई भी अगर घटना चक्र बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो पॉलिटी की घटना चक्र पढ़ा होगा, तो वहां पे ये दोनों फैक्ट, फर्स्ट एआरसी का गठन का ये क्वेश्चन है 1966 में गठन हुआ था, ये भी पूछा हुआ है, और मोरारजी देसाई ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये तीनों, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। तो ये हम लोग समझ गए। अब पहला कौन सा स्टेट था जिसने मतलब जहां पे लोकायुक्त आया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है भाई फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो द फर्स्ट लोकायुक्त वाज, ठीक है, जहां पे स्टेब्लिश हुआ वो आपका है महाराष्ट्र। ओके, द फर्स्ट लोकायुक्त जहां स्टेब्लिश हुआ उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में ये स्टेब्लिश हो गया था 1971 में, और ये 2015 में क्वेश्चन बन गया है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है। इसके बाद से आप देखोगे बिहार में आ चुका था, यूपी में जो इसका न्यू गठन होता है वो 1975 में, 1975 में। तो यूपी में लोकायुक्त का गठन कब होता है, 1975 में होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने ये चीज कर लिया। अब देखो यूपी पीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि लोकायुक्त, मान लो कि भ्रष्टाचार का जांच कर रहे हैं, तो जो लोकायुक्त रिपोर्ट तैयार करेगा, ध्यान देना है, जो लोकायुक्त क्या करेगा, जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो किसको देता है, तो जो लोकायुक्त होते हैं ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसके पास, गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास। ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। कितने फैक्ट देख लें पीटी में, कि अभी करंट में क्या इंपॉर्टेंट था, बस ये। अब देखो कितना देख लें, फर्स्ट एआरसी वाला फैक्ट देखें, किसने सुझाव दिया, मोरारजी देसाई ने इनकी अध्यक्षता की थी। पहली बार कहां गठन हुआ, महाराष्ट्र में, ये देख लिए। आगे रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, तो रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट करते हैं। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट अभी तेंदुआ गणना से संबंधित, लेपर्ड की काउंटिंग से संबंधित रिपोर्ट आई है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022। 4 साल पे ये रिपोर्ट काउंट होती है, यानी इसके पहले 2022 के पहले ये रिपोर्ट 2018 में आई होगी। ठीक है, तो लंबे समय तक ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखना, तो रिपोर्ट का नाम है, लिख नहीं रहे या को तो लिख देते हैं, स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया है, देवनागरी में लिख देते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओके, और लियोपार्ड्स, इसी टॉपिक से, इसी शीर्षक से लियोपार्ड्स रिपोर्ट आया है। ठीक है, रिपोर्ट इन इंडिया 2022, इसी शीर्षक से के नाम से ये रिपोर्ट आया हुआ है। ये रिपोर्ट कहता क्या है कि सर्वाधिक, ये रिपोर्ट कहता है भैया भारत में इस वक्त टोटल लेपर्ड्स कितने हैं, तो 13,000 से अधिक लेपर्ड हमारे यहाँ मौजूद हैं।
इससे अधिक लेपर्ड मौजूद है। सर्वाधिक अगर एरिया बेस देखोगे क्षेत्रवार, तो जो आपका मध्य भारत है, ठीक है, जो आपका मिडल इंडिया है, मध्य भारत और पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी घाट, यहां पे अगर क्षेत्रवार तरीके से देखोगे, स्टेट वाइज नहीं, क्षेत्र तरीके से देखोगे, जो यहां पे मैक्स आपके लेपर्ड पाए जाते हैं। तो भैया यहां पे घूमने मत जाना, लेपर्ड से मुलाकात कभी हो सकती है। अगर आप यही चीज स्टेट वाइज देखना चाहते हो, भैया किस स्टेट में सर्वाधिक पाए जाते हैं लेपर्ड, तो लेपर्ड्स की सर्वाधिक संख्या आपकी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद से सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद से अगली बारी आपकी कर्नाटका की है। ओके, तो ये हो गया आपका ये एक रिपोर्ट हो गया। ओके, ये रिपोर्ट हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चंस बन के आपके आ सकते हैं। ये चीज भी हम लोग ने क्या किया, तैयार कर लिया। यूपी में इस वक्त 371 लेपर्ड्स हैं, ये इनका डाटा है, ठीक है। यूपी में कितना है, 371 रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, ये इंडेक्स ये भी बताता है, ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें लेपर्ड की संख्या में गिराव देखने को मिला है। मतलब जैसे बिहार में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, गोवा में, केरल में, ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इनकी संख्या 2018 की तुलना में गिरी है। ओके, तो ये हो गया आपका लेपर्ड काउंटिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका है डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत ने एक चढ़ान दर्ज की है, 4 पायदान की सुधार दर्ज की है, ठीक है, 4 पॉइंट का सुधार दर्ज किया है। इसमें भारत ने 41 रैंक लेके आई है कुल कितने कंट्रीज के बीच में, तो भैया 167 कंट्री, दुनिया की 167 डेमोक्रेसीज में भारत ने 41 रैंक लेके आया है। इसके पहले भारत की रैंकिंग कुछ और थी, भारत ने इसमें 4 पायदान, 4 पॉइंट्स का सुधार किया है। पॉइंट्स नहीं, पायदान मतलब रैंकिंग, 4 रैंकिंग में, ठीक है, सुधार किया, 4 पायदान आगे गया भारत। ओके, तो एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है भाई। सर्वाधिक डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, तो सर्वाधिक डेमोक्रेटिक कंट्री आपकी नॉर्वे है, नॉर्वे, ठीक है, टॉप डेमोक्रेटिक कंट्री है। बॉटम डेमोक्रेटिक कंट्री, यहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो उसका नाम क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है लास्ट रैंक पे, सबसे कम डेमोक्रेसी आपको यहां देखने को मिलेगी। तो ये चीज तो हम लोग देख गया फर्स्ट क्लास में। अच्छा बताओ, एक होमवर्क देता हूं, आप बताओ पराग्वे और पापुआ न्यू गिनी क्या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं अब? पराग्वे एंड पापुआ न्यू गिनी, बताइए आप, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इस समय या नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा। ये इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा। ओके, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा ये जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, मोदी जी ने विजिट किया, ये आप साउदर्न अफ्रीका देखोगे, अभी साउदर्न अफ्रीका न्यूज में है। क्वेश्चन बन के भी आता है कि जो अरबियन प्रायद्वीप है उस पर कौन कौन से देश स्थित है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम देखेंगे, जैसे इराक अभी इसी क्लास में इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया भी इंपॉर्टेंट है, यूएई भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुवैत है। अभी तत्काल में इस कुवैत और यूएई के बारे में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, जानना इस कुवैत और यूएई के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग यूएई देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की यात्रा, पीएम विजिट देखोगे, कहां कहां मोदी जी गए थे? यूएई और कतर गए थे, यूएई गए और कतर गए, कुवैत नहीं कतर गए थे। अब देखो, मोदी जी जब यूएई जाते हैं तो यूएई जब जाएंगे मोदी, तो यूएई में क्या होता है, भारतीय डायस्पोरा रहता है। यूएई में भारतीय डायस्पोरा रहेगा, तो मोदी जी बाहर जाके पहला काम क्या करेंगे? भाई, सर्वाधिक रेमिटेंस लोग भेजते हैं हमारे डायस्पोरा लोग, तो इनसे मिलना, इनका हालचाल लेना जरूरी है, क्या हालत है, तो यहाँ पे जानते हैं। और मोदी जी, एहलान मोदी समिट होता है। एहलान मोदी बेसिकली भारतीय डायस्पोरा या भारतीयों का एक समिट है जिसमें वो भारतीयों से मिलते हैं। ठीक है, तो वो एहलान मोदी समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, मोदी जी के नाम पे इसको स्टार्ट किया गया। जब एहलान मोदी में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो यहां से वो जाते हैं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन चलता है। ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, कहां पे? यूएई में, विश्व सरकार से। अच्छा, बताओ यूएई का प्रेसिडेंट कौन है?
यूएई के राष्ट्रपति का नाम बताओ। ठीक है, शिखर सम्मेलन, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके पश्चात मोदी जी यहां पे एक बहुत बड़ा काम करेंगे, यूएई में पहले हिंदू टेंपल का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और यहां पे विश्व आरती होगा, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। पहले हिंदू टेंपल का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और जो ये पहला हिंदू टेंपल है, इसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप यहां पे बहुत ध्यान से देना, यहां पे जाते हैं। ठीक है, बहुत अजीब नाम है, बोचासनवासी श्री अक्षर, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम स्वामी नारायणम, स्वामी नारायण संस्था, ये टेंपल का नाम है। वर्ल्ड में 1200 से अधिक इस संस्था के टेंपल्स मौजूद हैं, जहां पे एक साथ 1200 आरती की गई, जिसको विश्व आरती के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे मतलब मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके बाद से मोदी जी कहाँ जाते हैं, मोदी जी इसके बाद से कतर जाते हैं। कतर हमको पता है कि भारत को जो सर्वाधिक एलपीजी आती है हमारे पास, वो कतर से आती है। कतर हमारे पास टोटल जो एलपीजी का 48% कंट्रीब्यूशन क्या है, कतर का है। कतर हमको लगभग 48% कंट्रीब्यूशन, जो एलपीजी का कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ जो आता है, वो कतर से आता है। तो इसलिए कतर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सर्वाधिक आपूर्ति करता है। अब आप यहाँ पे एक साइंस से क्वेश्चन लो कतर से संबंधित, सॉरी एलपीजी से संबंधित, कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मेनली कौन सी गैस होती है। होमवर्क हो गया कि मुख्य गैस कौन सी होती है। ठीक है, मुख्य इसमें कौन सी गैस होती है। ठीक है, या मुख्यतः इसमें क्या होता है एलपीजी में, ये बता दो। और सुगंधित जो महकती है गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर महकता है तो किससे पता चलता है, मतलब क्या ऐसा मिला जाता है जिससे गैस सिलेंडर का जब रिसाव होता है तो महक आती है। ये दो आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये तो भाई 2022 के पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो ये सब आप लोग कमेंट करना ही करना है, ये दिमाग रखना है। अच्छा, मोदी जी को यहाँ पे एक यूएई के राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, क्या जाता है, एक बुक दिया जाता है। उनकी एक बुक है जिसका नाम है माई स्टोरी, ये बुक दिया जाता है। मोदी जी इस बुक की काफ़ी तारीफी की हैं। ठीक है, तो माई स्टोरी ये बुक भी है जो कि पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकती है। तो बता दो किसके द्वारा लिखी गई है, ओके, या किसकी बुक है। ये सारी बातें हो गई। श्री कल्की धाम मंदिर आते हैं, कल्की धाम मंदिर। तो कल्की धाम मंदिर के बारे में दिमाग रखना, बस इसका मोदी जी ने शिलान्यास किया है। और ये मंदिर कहां पे स्थित है, संभल में। बस इतना फैक्ट, और इसमें नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एक मिलिट्री एक्सरसाइज लिखा है जिसका नाम है सदा तनसीक मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, ये भारत और साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सॉरी साउथ अफ्रीका बोल दिया, ठीक है सऊदी अरेबिया। ठीक, थोड़ा टाइम हो गया तो अब सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, ऐसे लिखा था ना मैं नोट्स में अपने, तो साउथ अफ्रीका पढ़ दिया। यही हाल हुआ था एमपी और एचपी वाले में, वो यू टाइप का बन गया था एच और एमपी पढ़ा गया मुझसे। ठीक है, हालांकि ऐसी गलती मैं नहीं करता हूं और सुधार कर दूंगा अगर कभी हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरेबिया। ओके, तो पहले तो भाई डायरेक्टली फैक्ट आ गया सऊदी अरेबिया संबंधित। अच्छा, ये हुआ कहां पे है, ये बायलैटरल प्रैक्टिस हुई कहां पे है, तो ये हुई है राजस्थान में, राजस्थान में हुई है। एक तो फैक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सऊदी अरेबिया आपकी बाउंड्री बनाती है, मतलब पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने वाले देश, यानी मकर रेखा पे कर्क रेखा पे पड़ने वाले देशों के हम लोग नाम याद करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, बगल में अगर थोड़ा खराटा की आवाज गई होगी तो भाई कोई बात नहीं है। 23 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा के स्थित ये देश हैं। ठीक है, उसमें एक देश आपका क्या है, सऊदी अरेबिया है। तो कर्क रेखा पे स्थित देशों के नाम आपको तैयार कर लेना, और ये होमवर्क यहाँ पे है। ठीक है, ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अगले टॉपिक क्या है, जब हम लोग सऊदी अरेबिया के बारे में देखते हैं, तो सऊदी अरेबिया आप देखोगे क्रूड ऑयल, भारत का कि क्रूड ऑयल टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर कंट्री है, ठीक है, क्रूड ऑयल, ओके, क्रूड ऑयल सप्लायर, ओके, सप्लायर क्रूड। अब बताओ भारत में टॉप मतलब अब बताओ भारत में सर्वाधिक क्रूड ऑयल का सप्लाई इराक करता है या सऊदी अरेबिया करता है? कौन करता है इसमें से बता दो। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया है मम्मी वीडियो में कराटा जाता, ठीक है। असल में अभी वीडियो देखेंगे इस पर रात का 1:30 बज गया है अभी जब क्लास ये बन रही है। तो टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स में शामिल है। अब बताओ इराक फर्स्ट नंबर पे है या सऊदी अरेबिया फर्स्ट नंबर पे है? ये तो भाई आपको कमेंट करना है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर दो। अच्छा, यहां पे एक डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है, उस डेजर्ट का नाम लिख देते हैं रूबल्स, ठीक है, खली। ये क्या है, यहां पे पाया जाने वाला एक डेजर्ट है, ओके, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। रूबल्स खली, ये सऊदी अरेबिया में पाया जाने वाला एक डेजर्ट है, ठीक है, वो बार बार वही हो जा रहा है। यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है जिसके बारे में ऑलरेडी यूपीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, पहले से बनाया हुआ है उस क्वेश्चन। उस ट्राइब का नाम है बेडोइन ट्राइब, ठीक है, ट्राइब, ओके, बेडोइन ट्राइब, बेडोइन जनजाति। आप देखो कितना, बस एक फैक्ट था यहां तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला टॉपिक हो, क्रूड ऑयल सप्लाई वाला टॉपिक हो, डेजर्ट वाले टॉपिक हो, ट्राइब्स वाला टॉपिक हो, 4 टॉपिक साथ में मैंने बता दिया। और आपको अगला आएंगे अभ्यास दोस्ती। अभ्यास दोस्ती में बस भैया यही जानते हो, हमारी 2 लोग से दोस्ती है। इसमें श्रीलंका है हमारे साथ और मालदीव है। इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास दोस्ती की प्रैक्टिस की हैं विथ हिंदुस्तान, इंडिया, इतना बस। समुद्र लक्ष्मण, अब लक्ष्मण नाम है, बहुत भयानक सा नाम है, ठीक है। आप बता भैया कि क्रोध आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा। ये प्रैक्टिस हमने किसके साथ की है, मलेशिया के साथ। अब हम लोग मलेशिया से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स में आया हुआ फैक्ट है, इसको देखेंगे। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, इसी बार एक बार देखो कि पेपर में क्वेश्चन आया इंडोनेशियंस आइसलैंड के बारे में क्वेश्चन आया था। और मैंने बताया कि इंडोनेशिया आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीएससी के लिए। वो पूछती इंडोनेशिया और जापान साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, ये इसका फेवरेट टॉपिक है यूपीपीएससी का। तो क्वेश्चन बनाया था कि इंडोनेशियन बाउंड्री से निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री टच नहीं होती है। इंडोनेशियन या इंडोनेशिया लैंड बाउंड्री से कौन सी कंट्री टच नहीं होती है। उसमें ऑप्शन में मलेशिया भी था। तो पहले बताओ मलेशिया टच करती नहीं, इसी बहाने गूगल करोगे, थोड़ा फोटो देखोगे तो इंडोनेशिया आइसलैंड को अच्छे से देख लोगे। कुछ और हो सकता है मैप में फैक्ट मिल जाए, वो देख लोगे। तो ये बताओ भैया, सीधा क्वेश्चन मैंने वही उठा के, आयोग ने आपसे पूछा है, मैंने आपसे पूछ दिया, ठीक है, मैंने भी पूछ दिया भाई। एक तो ये हो गया, ठीक है। यहां पे एक पर्वत है, ठीक है, ध्यान देना है, उसका नाम मैं आपको लिख देता हूं, माउंट। मलेशिया में एक पर्वत पाया जाता है, पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, माउंट कीनाबलू है, ठीक है। ये मलेशिया में पाया जाने वाला एक क्या है, एक पर्वत है, जिसके बारे में आपको दिमाग में होना चाहिए, मतलब इसको तैयार कर लेना है। मलेशिया का एक ओल्ड नाम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मलाया, मलेशिया का ओल्ड नाम क्या है, इस कंट्री का ओल्ड नाम है मलाया, ओल्ड नेम इस कंट्री का, प्राचीन नाम मलाया है, ओके। अब कॉप 14 आप देखोगे, एक्चुअली जो कॉप 14 ये थोड़ा कॉप 14 लिखा गया है, ये क्या है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कॉप 14 है ये, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रवासी, यहां पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज कॉप 14, इसको हम लोग कहते हैं CMS कॉप 14 लिखते हैं इसको हम लोग, इसका पूरा नाम है CMS कॉप 14, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के ऊपर क्या है कॉप 14। अब देखो इस CMS को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, कन्वेंशन
ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, बॉन सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। बॉन सम्मेलन पे हस्ताक्षर कब हुआ था? तो बॉन सम्मेलन पे हस्ताक्षर हुआ है 1979 में हस्ताक्षर हुआ है। और बॉन सम्मेलन को लागू कब किया गया? तो बॉन सम्मेलन को 1983 में लागू किया गया और 1983 में भारत भी इसका हिस्सा बनता है 1983 में। तो इसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी CMS की भी 14वीं मीटिंग हुई है। ठीक है, 14वीं मीटिंग हुई है। 1979 में हस्ताक्षर किए गए हैं, 1983 में इसको लागू किया गया। अभी कहाँ हुआ है? तो समरकंद में हुआ है। समरकंद कहाँ पे स्थित है? उज्बेकिस्तान। तो समरकंद में ये पार्टिसिपेशन हुआ है, समरकंद में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है आपसे बता दो? तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल का नाम है ताशकंद। ताशकंद है। यहां से हम लोग आज करंट अफेयर की क्लास अपनी कंप्लीट करेंगे। आप देखोगे वैसे टॉपिक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 टॉपिक्स देखे हम लोग केवल। ठीक है, आप सोचो कि एक महीने में हर दिन क्या कितने क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टॉपिक 21 देखिए, हर एक टॉपिक को मैंने आपकी ट्रेडिशनल लिंक कराया है। ठीक है, ट्रेडिशनली लिंक कराया और विश्वास मानो आपको 21 टॉपिक पे कम से कम 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कराए, मतलब एग्जैक्ट फैक्ट्स वगैरह बेहतरीन हम लोग देखे हैं। तो ये होती है करंट अफेयर पढ़ने की स्ट्रेटजी और ऐसे हमको करंट अफेयर करना होता है। ठीक है, विश्वास मानो इस वक्त अभी मैं शॉर्ट वीडियो अभी डाल दूंगा, आपको ट्रस्ट होगा। इस वक्त एग्जैक्ट 1:30 बज रहा है जब ये क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, वीडियो अपने टाइम पे अपलोड हो जाएगी, वीडियो देख लेना। और एक ही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज वीडियो को शेयर करते रहना, अपने दोस्तों को जरूर बताना। ये दूसरी क्लास है, कल हम लोग मार्च की क्लास देखेंगे, लगातार क्लास करेंगे। थोड़ी सी फैमिली आप लोग बड़ी कीजिए, सब्सक्राइबर्स थोड़ी सी तेजी से बढ़ाइए, अपने दोस्तों में एक बार चैनल को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।